राज्य, हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य में कौन सा आएगा, हम पढ़ेंगे आदर्शवादी राज्य। कौन सा, आदर्शवादी राज्य। राज्य में हम पढ़ेंगे आदर्शवादी राज्य। इस आदर्शवादी राज्य के अन्य नाम है दार्शनिक राज्य। इस आदर्शवादी राज्य के अन्य नाम है दार्शनिक राज्य, आध्यात्मिक राज्य, विचारवादी राज्य या भाववादी राज्य। इस आदर्शवादी राज्य के अन्य नाम, क्या नाम, अन्य नाम, इनको अन्य नाम कौन कौन से हैं आदर्शवादी राज्य के? तो आदर्शवादी राज्य के अन्य नाम है दार्शनिक राज्य। आदर्शवादी राज्य के अन्य नाम है दार्शनिक राज्य, आध्यात्मिक राज्य, दार्शनिक राज्य, आध्यात्मिक राज्य या विचारवादी राज्य, विचारवादी राज्य या कह दो भाववादी राज्य। इस आदर्शवादी राज्य के अन्य नाम है आदर्शवादी राज्य, आध्यात्मिक राज्य, विचारवादी राज्य और भाववादी राज्य। इनके अन्य नाम, इनको इन नामों से भी जाना जाता है। एग्जाम में कहीं से भी ये पूछा जाए तो ये इनके नाम ऐसे हैं कि दार्शनिक राज्य के बारे में बताओ, आदर्शवादी राज्य के बारे में बताओ या आध्यात्मिक, विचारवादी या भाववादी, इनमें से कोई भी नाम दिया जा सकता है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन पांचों को एक ही नामों से जाना जाता है। इनके अन्य नाम किस प्रकार है, तो इन चीज़ों को आप याद रखना। तो इस आदर्शवादी राज्य में क्या है, तो इस आदर्शवादी राज्य में कहता है कि व्यक्ति क्या है, साधन है। इसमें कहता है कि व्यक्ति साधन है और जो राज्य है वो साध्य है। व्यक्ति क्या है, साधन है और राज्य क्या है, साध्य है। इन शब्दों का अर्थ समझना कि व्यक्ति को साधन और राज्य को साध्य क्यों कहा गया है। तो इन शब्दों का अर्थ समझना, जैसे कोई व्यक्ति है जो इस गांव से इस गांव तक जाना चाहता है। कोई व्यक्ति है जो इस गांव से ए गांव से बी गांव तक जाना चाहता है। तो क्या करेगा, वो चाहे पैदल जाए, चाहे गाड़ी से जाए, चाहे ट्रेन से जाए, चाहे कार से जाए, चाहे प्लेन से जाए, किसी से भी जाए, उसको पहुंचना कहाँ है, यहाँ। जो व्यक्ति इन साधनों का प्रयोग करता है तो व्यक्ति का क्या काम है, यहाँ से यहाँ तक चलना। तो वो तो हो गया साधन, किसी से भी जाए, व्यक्ति का काम है यहाँ से यहाँ तक पहुँचना, वो तो हो गया साधन। लेकिन व्यक्ति जब यहाँ पहुँच जाता है तो वो क्या बन जाता है, साध्य। वो क्या बन जाता है, साध्य। व्यक्ति का काम है यहाँ से यहाँ तक जाना, वो तो हो गया साधन। लेकिन जब व्यक्ति यहाँ पहुँच जाता है तो व्यक्ति वो बन जाता है साध्य। तो जो आदर्शवादी राज्य है उन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति तो साधन है, लेकिन उसको, राज्य को उन्होंने साध्य कहकर बुला। तो इसके बाद में कहता है कि इस आदर्शवादी राज्य में क्या आएगा, ये एक सर्वोच्च नैतिक संस्था है। क्या है, सर्वोच्च नैतिक संस्था है। जो आदर्शवादी राज्य है ये सर्वोच्च एक नैतिक संस्था है। इसमें नैतिकता की बातें ज्यादा की जाती है। ये क्या है, एक सर्वोच्च नैतिक संस्था है। और इसके जनक, जो आदर्शवादी राज्य है, इसके जनक अरस्तु और प्लेटो और अरस्तु को माना जाता है। इस आदर्शवादी राज्य के जनक किसको माना जाता है, प्लेटो और अरस्तु को इसका जनक माना जाता है। प्लेटो कहता है कि मानव मस्तिष्क का बड़ा रूप है। जो मानव है वो मस्तिष्क का बड़ा रूप है। अगर हम राज्य की बात करें कि राज्य का उत्पत्ति कैसे हुई है, तो वृक्षों और
चट्टानों से राज्य नहीं बना है, मस्तिष्क, मनुष्य के मस्तिष्क से बना है जो राज्य में निवास करते हैं। इस वाक्य का अर्थ समझना, प्लेटो क्या कहना चाहता है, प्लेटो क्या कहना चाहता है, इस वाक्य का अर्थ समझना। प्लेटो कहता है कि जो मानव का जो मस्तिष्क है, जो मानव का मस्तिष्क है, मानव क्या है, इस मस्तिष्क से बड़ा है, इस मस्तिष्क से मानव बड़ा है। ये क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, इससे मानव बड़ा है। क्योंकि जिस प्रकार कहता है कि जिस प्रकार मस्तिष्क के बड़ा कौन है, मानव का जो दिमाग है उससे बड़ा कौन है, मानव है। और इसी प्रकार अगर हम राज्य की उत्पत्ति की बात करें कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है कि यहाँ राज्य में बने हुए वृक्षों से नहीं हुई है। राज्य में वृक्ष भी है, चट्टाने भी है, बहुत सारी चीजें हैं, इनसे इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। राज्य की उत्पत्ति किससे नहीं हुई है, वृक्षों से या चट्टानों से नहीं हुई है। इनमें निवास करने वाले कौन, इनमें निवास करने वाले मानव से हुई है। किससे हुई है, मानव से हुई है। प्लेटो कहता है अगर व्यक्ति या मानव अगर राज्य में निवास नहीं करते तो कभी राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। किसका निर्माण नहीं हो सकता, राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। इसी आधार पर प्लेटो और अरस्तु ये क्या कहते हैं, व्यक्ति का जो विकास है, जो सर्वांगीण विकास है, वो किसमें है, राज्य में ही संभव है। किसमें संभव है, व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है वो किसमें संभव है, वो इस राज्य में, इसी राज्य में संभव है। व्यक्ति का जितना भी सर्वांगीण विकास है, चाहे मानसिक, शारीरिक और भी सांस्कृतिक जितना भी है, वो किसमें है, सिर्फ राज्य में ही हो सकता है। अगर व्यक्ति राज्य में निवास नहीं करता है तो व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। देख लो कोई जंगलों में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, समुद्र के उधर कहाँ रहते हैं, वो राज्य में नहीं रहते हैं, तो इनका विकास नहीं हो सकता, उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। तो प्लेटो और अरस्तु सही बात बताते हैं, इसीलिए हम इनको राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं। तो प्लेटो और अरस्तु कहता है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सिर्फ राज्य में ही संभव है। किसमें संभव है, सिर्फ राज्य में ही संभव है। व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास राज्य में रहकर ही कर सकता है, अन्य जगह जाके नहीं कर सकता। और इसी प्रकार जो अन्य विद्वान है, अन्य आदर्शवादी जो इनको मानने वाले विचारक हैं, कौन से हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। जो आदर्शवादी राज्य में अन्य आदर्शवादी विचारक कौन से हैं, इसमें हम हीगल, किसको, हीगल, कांट और ग्रीन, इन तीन लोगों को रखते हैं। जो आदर्शवादी राज्य है, इसमें अन्य आदर्शवादी विचारक कौन से हैं, हीगल, कांट, ग्रीन, इनको रखते हैं। ये क्या कहते हैं, हीगल कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। हीगल क्या कहता है, राज्य पृथ्वी पर, किस पर, पृथ्वी पर किसका अवतार है, ईश्वर का अवतार, ईश्वर का अवतार है। अन्य आदर्शवादी विचारकों में हम सबसे पहले बात करेंगे कि तो हीगल कहता है जो राज्य है इसमें ये क्या है, पृथ्वी पर किसका अवतार है, ईश्वर का अवतार है। क्योंकि ये सर्वशक्तिशाली है, क्या है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, ये कोई गलती नहीं कर सकता। कहता है कि राज्य कभी कोई गलती नहीं कर सकता, ये अपने लाभ के लिए बड़ा से बड़ा बलिदान देने का अधिकारी है। ये अपने लाभ के लिए बड़ा से बड़ा बलिदान देने के लिए तत्पर है, तैयार रहता है, ये कभी कोई गलती नहीं कर सकता है। तो हीगल का प्रसिद्ध कथन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। किसका अवतार है, ईश्वर
ईश्वर का अवतार है। उसके बाद में अन्य विद्वान भी हुए, लेकिन हम बात कर रहे हैं आदर्शवादी राज्यों की। तो इन्होंने ये आदर्शवादी राज्य में एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आदर्शवादी राज्य से संबंधित कौन कौन से विद्वान है या विचारक है। तो कौन कौन से हैं? प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, हीगल, कांट, ग्रीन, ये विद्वान हैं जो किसको मानते हैं? आदर्शवादी राज्य को मानते हैं। और आदर्शवादी राज्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? हम दो भागों में बांट सकते हैं। का आदर्शवादी राज्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो राज्य शक्तिशाली है, जो राज्य शक्तिशाली है उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है उग्र आदर्शवादी। उसे कहा गया है उग्र आदर्शवादी। और जो राज्य क्या है? जो राज्य शक्तिशाली है उसे तो कहा गया है उग्र आदर्शवादी। लेकिन जो राज्य नैतिक संस्था की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, संस्कारों की बात करता है, उसे मध्यम मार्गी आदर्शवादी विचारक कहा गया है। तो कौन सा? एक उदार या मध्य मार्गी आदर्शवादी। कौन सा? एक उदार और एक मध्य मार्गी आदर्शवादी कहा गया है। तो आदर्शवादी राज्य की बात करें तो आदर्शवादी राज्य में हम पहले बात करें, जो राज्य शक्तिशाली है उसे तो हम कहा गया उग्र आदर्शवादी। लेकिन जो राज्य नैतिक संस्था की बात करता है उसे कहा गया उदार या मध्य मार्गी आदर्शवादी। तो इस प्रकार इसमें कौन कौन से विद्वान आएंगे? इसको मानने वाले विद्वान है हीगल, बोसांके। कौन कौन से विद्वान है? हीगल और बोसांके। तो उग्र आदर्शवादी को मानने वाले विद्वान कौन से हैं? हीगल और बोसांके। लेकिन जो उदार मध्य मार्गी आदर्शवादी को मानने वाले विद्वान कौन से हैं? कांट। कौन कौन से हैं? कांट, ग्रीन। इसको मानने वाले विद्वान है कांट, ग्रीन और ब्रेडले। कौन से हैं? कांट, ग्रीन, ब्रेडले। तो ये विद्वान है जो उदार या मध्य मार्गी आदर्शवादी को मानते हैं। तो इस प्रकार आदर्शवादी राज्य के दो भागों में इसको बांटा